हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में पढ़ाते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे चैप्टर के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन। देखते हैं, रिवीजन क्लास है, ये आपकी रिवीजन क्लास है। इसमें कुछ बहुविकल्पी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग क्या होता है। वो तरंग का वेग क्या है जिसमें एप्सिलॉन नॉट हो और म्यू नॉट हो। देखते हैं, हमने पढ़ा है कि जो C बराबर होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्या होती है, चाल होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये दिया है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर C। तो तरंग का वेग है v, तो v बराबर क्या है, तरंग का वेग v या c, ये 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये ऑप्शन सही है, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी का, देखते हैं। ये कह रहा है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। तो देखो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है, वेग के बराबर है, वेग। तो वेग का मात्रक क्या होती है, वेग की यूनिट क्या होगी आपकी, यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगी, मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाए। अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का मान कितना होगा। तो देखो, अभी हमने बताया था कि C बराबर सूत्र होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, C² हो जाएगा और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। ये क्या बचेगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बचेगा। सॉरी, पावर -1/2 है, तो इसको वर्ग अगर हम ना भी करें तो बन जाएगा। इसमें वर्ग अगर ना भी करें तो देखते हैं, इसका मतलब क्या लिखा है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के पावर 1/2 लिखा है, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2। तो बराबर किसके है, C के। किसके, C। और प्रकाश की चाल C होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होल पावर -1/2 बराबर किसके होगा, C के। और C कितना होता है, इतना होता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। अब जब विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरित होती है, ये तो इधर उत्पन्न होता था वैद्युत क्षेत्र और इधर उत्पन्न होता था चुम्बकीय क्षेत्र, और तरंग इधर जाती थी C, अर्थात E/B बराबर क्या होता था, C। यानी वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, चुम्बकीय क्षेत्र। इन दोनों की वजह से एक तरंग उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सवाल क्या कह रहा है, किसी चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या है भैया, सब लंबवत हैं। कैसे, लंबवत, 90 एंगल का कोण बन रहा है सब। तो ये कैसे होते हैं, परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं, यानी समान कोण में होते हैं। इनकी कला क्या होती है, बराबर होती है। इनके कोण, कला का मतलब कोण,
कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं सभी के। ई और तरंग इधर जा रही सी की चाल से, इनके बीच 90, इनके बीच 90, ये तो इसका ऑप्शन होगा परस्पर लंबवत। ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं और समान कला में, समान कोण में है। ये ऑप्शन इसका होगा। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, कौन नहीं है, गामा किरणें ये भी हैं, एक्स किरणें भी हैं, औरत किरणें, बीटा किरणें नहीं है। ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बीटा का ये, और ये सभी है विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों। बीटा किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। इसमें देखते हैं, कह रहा कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन है। वह तरंग कौन है जिसकी आवृत्ति सबसे क्या होती है, अधिक। तो ये गामा तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। यक्स किरणें हैं, क्या है, गतिमान इलेक्ट्रॉन की गतिमान धनात्मक मापन, गतिमान ऋणात्मक आयन की गतिमान विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यक्स किरणें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। फिर सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है, तो रेडियो तरंगे जो है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे क्या होती है, अधिक होती है। ये अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का वह भाग जो खाना पकाने के उपयोग में आता है। पराबैंगनी की, कास्मिक किरणें की, यक्स किरणें की, माइक्रो। तो माइक्रो तरंगे जो होती है खाना पकाने के काम में यूज की जाती है। अगला, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होता है, ई नॉट। कितना दिया है, 5 वोल्ट प्रति मीटर। आगे कह रहा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा, वी नॉट। ये वी नॉट पूछा गया है। सूत्र लगाते हैं, क्या होता है सूत्र, ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी। तो देखो ई नॉट दे रखा है 5 और बी नॉट पूछ रहा है, तो 5 बटे बी नॉट बराबर सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8। ये तो बी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, 5 बटे, ये भाग में आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8। 3 से डिवाइड कर दो, 3 करने 3, कितना बचा 2, 20 हो गया, तिछंग 18, फिर तिछंग 18 लगभग 7 हो जाएगा, इंटू 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो -8 की। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा, 1.67 गुणा 10 की घात -8। ये 1.67 गुणा 10 की घात -8। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे कह रहा निम्न में से कौन सी विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, न्यूनतम। निम्न में से कौन से विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बताइए। तो गामा किरणों की, गामा किरणों, ये जो है गामा किरणें, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है, और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आगे कह रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में औसत ऊर्जा घनत्व संबंधित होता है। औसत ऊर्जा घनत्व, देखो ऊर्जा घनत्व वैद्युत क्षेत्र में भी होता है, यूई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र में भी ऊर्जा घनत्व यूवी बराबर होता था क्या, बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट। तो ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक में और चुंबकीय में, मैग्नेटिक में, दोनों में होते हैं और बराबर होते हैं। तो देखो केवल विद्युत क्षेत्र में कि केवल चुंबकीय क्षेत्र से, कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों से बराबर की औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3rd नंबर। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ऊर्जा घनत्व होते हैं, और कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आगे कह रहा सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास कितना होता है, तो ध्यान रखना, इसको याद रखना है, 3 गुणा 10 की घात 12 से 3 गुणा 10 की घात 9 हर्ट्ज तक होता है।
सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति का परास। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं, तो उत्पन्न कैसे होती थी? तो हमने पढ़ाया था कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो उससे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो चारों तरफ तरंगों के रूप में फैलने लगती है और प्रकाश की चाल से चलती है। तो जब इसमें विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती थी अर्थात आवेश, तब ये उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो स्थिर आवेश द्वारा, तो देखो ये कह रहा है स्थिर आवेश द्वारा ये विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होती, तो ये स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न नहीं होती। त्वरित आवेश द्वारा और मंदित आवेश द्वारा एक समान व्यक्तिगत में करते आवेश द्वारा। अगर आवेश स्थिर रहेगा तो धारा नहीं उत्पन्न होगी, तो आवेश अगर स्थिर है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होंगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला सही है। अगला देखते हैं, कह रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त किरणें की आवृत्ति का परास कितना होता है? तो ये ध्यान रखना है, अवरक्त किरणों की आवृत्ति का जो परास होता है वो कितना होता है? ये 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14। ये ऑप्शन आपका सही है, ये सब याद रखना है। आगे विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास कितना होता है? तो ये कितना होता है? 3 × 10⁻6 से 3 × 10⁻10 ये होता है रेडियो आवृत्ति का परास। आगे कह रहा है λ1, λ2, λ3 दृश्य प्रकाश यानी दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ये है, और एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य क्या है? λ2 है, और सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या है? λ3 है। कह रहे सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य निरूपित करते हैं, तो इसका ये ऑप्शन दिया है कि λ1 बड़ा है λ2 से और λ3। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे अधिक सूक्ष्म तरंगों की होती है। किसकी होती है? सूक्ष्म तरंगों की। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य सूक्ष्म तरंग की ये, और इससे कम जो होती है एक्स किरणों की होती है, और इससे कम किसकी होती है? दृश्य प्रकाश की। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये आपका सही। अगला विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुदैर्घ्य की, अनुप्रस्थ की, अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ दोनों की, इनमें से कोई नहीं, तो अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी हैं? जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर कितना होता है? तो कलांतर क्या होता है? शून्य। यहाँ पे देखो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये ई है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती थी वो प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती थी। तो यहाँ एंगल कितना था? यहाँ 90 भी था, यहाँ भी 90, ये सब लंबवत थे। कलांतर कोण में अंतर, इसमें अंतर निकालेंगे, इसमें घटाएंगे। ई और बी के बीच अंतर निकालें, चाहे सी और बी के बीच अंतर, 90 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। कोण में अंतर, दोनों सभी के कोण क्या है? बराबर है, 90 है, तो कोण में अंतर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश के अनुसार ई और बी है, तो तरंग संचरण की दिशा क्या होगी? ई और बी का गुणा ई और बी से ही ये तरंग उत्पन्न होती है, अर्थात ई क्रॉस बी द्वारा तरंग आगे किसके द्वारा संचरित होती है? ई और बी के द्वारा। जब इस परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, और जो तरंग उत्पन्न होती है वो भी इसके लंबवत होती है और प्रकाश की चाल के बराबर आगे बढ़ती है। तो ई क्रॉस बी से ही क्या? ये सी, मतलब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ई क्रॉस बी द्वारा। आगे देखते हैं 21 नंबर,
कह रहा है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे न्यूनतम आवृत्ति किसकी होती है? माइक्रो तरंग की होती है। माइक्रो तरंग जो खाना पकाने के यूज में आती है। अगला एक ये समीकरण दिया है 22 नंबर में, कह रहा है ई बराबर इतना दे रखा है, निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है। तो ये जो इक्वेशन दिया इसकी हम तुलना करा लेते हैं। किससे तुलना कराएंगे? ई बराबर ई नॉट cos ओमेगा टी और प्लस के एक्स से क्या करा देंगे? तुलना करा देंगे। तो देखो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा बराबर आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 8 और के किसके बराबर आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अपवर्तनांक निकालना, तो अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर होता है c बटे v। ये तो v हमको निकालना है। देखो तरंग का वेग क्या होता है? तरंग का वेग तो v बराबर होता है w अपान के। क्या होता है तरंग का वेग? v बराबर w अपान के। तो w कितना है? 6 गुणा 10 की घात 8। ये k कितना है? 4। काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 से 3 काटेंगे 1.5, तो वेग आ जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 8। ये मान n पूछा है तो यहाँ रख देते हैं। तो n बराबर c की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8, v कितना आया है? 1.5 गुणा 10 की घात 8। ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटा के 0, 15 दूनी 30, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अपवर्तनांक कितना हो जाएगा इसका? 2। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन सही है। इस प्रकार लगाएंगे छोटे छोटे सवाल बहुविकल्पी के। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल। ये क्या कह रहा है? कह रहा है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया है, यानी बी नॉट दे रखा है। कितना? 3 गुणा 10 की घात -10 टेस्ला। आवृत्ति इतनी है। कह रहा है संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम, यानी ई नॉट पूछा है। ये तो सिंपल सूत्र हम लगा देते हैं। क्या होता है सूत्र? ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी। तो ई नॉट पूछा है तो ई नॉट बराबर इसका यहाँ गुना हो जाएगा बी नॉट इंटू सी। तो ई नॉट बराबर बी नॉट कितना दिया है? 3 गुणा 10 की घात -10। सी की वैल्यू कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8। गुणा करा देते हैं तो ई नॉट बराबर 3 त्रिका 9 गुणा 10 की घात -10 में 8 जाएगा तो 10 की घात कितना बचेगा? माइनस का। तो 9 गुणा 10 की घात -2। ये ऑप्शन सही है आपका। वैद्युत क्षेत्र है तो मात्रक वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। ऐसे लगाए। आगे दिया 1/ε0 और म्यू नॉट का मात्रक क्या होगा? तो सिंपल है, सी बराबर सूत्र क्या होता था? 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन। तो केवल 1/μ0 तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन। अब इतने का क्या पूछा गया है? मात्रक। तो किसके बराबर है? सी स्क्वायर। और सी का मात्रक, सी क्या है? प्रकाश की चाल। और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये चाल का क्या होती है? यूनिट होती है। चाल मीटर पर सेकेंड। अब स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन आ जाएगा। पहला पार्ट इसका सही है। तो इस प्रकार से कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं। इनका रिवीजन करते रहना है आपको।